नमस्कार। शारीरिक विकास मानव विकास के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। शारीरिक विकास, शारीरिक गठन और बनावट की हमने अध्ययन पिछली कक्षा में किया था बॉडी बिल्ड के ऊपर, और हमने अध्ययन किया था अस्थियों के विकास के ऊपर। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अस्थियों के विकास के बारे में और चर्चा करेंगे। हमने देखा था कि ऑसिफिकेशन यानी अस्थियों का कठोर होना, वो प्रक्रिया जिसमें कि अस्थियां कठोर होती हैं। और जब अस्थियां कठोर होती हैं उसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है इस प्रक्रिया में? इसके लिए हमें कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और महत्वपूर्ण खनिज लवण, इनकी ज़रूरत होती है। अब ये जो ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया है, इसी से हड्डियाँ मजबूत बनती हैं और हड्डियों को एक सुदृढ़ता प्रदान होती है। तो जब बच्चा छोटा होता है, शिशु होता है, तो उसकी अस्थियाँ सॉफ्ट होती हैं, थोड़ी कमज़ोर होती हैं, इसलिए वो बच्चा गिरता भी है तो उसका कोई फ्रैक्चर नहीं होता छोटे बच्चे का, कि उसकी हड्डियाँ कोमल होती हैं, मुलायम होती हैं, थोड़ी लचीली होती हैं। और अस्थि के साथ ही जो कार्टिलेज, यानी कि हमने कार्टिलेज हिंदी में इसे कहते हैं उपास्थि। तो अस्थि जो कठोर भाग है, उपास्थि जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, तो कार्टिलेज से बनी हुई होती हैं। और शिशु जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे ये अस्थियां बड़ी होने लगती हैं, आकार अपना ग्रहण करने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं, अपने सिरों से बढ़ती हैं, और ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का जमाव होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वो मिलके जमाव करते हैं और अस्थियों में सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। और जब ये अस्थि की कोशिकाओं की भी परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है, और तब मैच्योरिटी में वो अपना विशिष्ट स्थान ग्रहण कर लेती हैं। और इस चीज़ के ऊपर हार्मोनल सिक्रेशन, अंतःस्रावी ग्रंथियों का और पोषण का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो अगर बालक का पोषण ठीक नहीं है, ठीक से खा नहीं रहा, उसके आहार में जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी है, कैल्शियम की, फास्फोरस की, प्रोटीन की या अन्य खनिज तत्वों की कमी आ रही है, तो उससे उसकी अस्थियों का विकास ठीक से नहीं होगा। फिर मांसपेशीय और वसीय ऊतक। मांसपेशीय और वसीय ऊतक यानी कि जो मसल्स के सेल्स होते हैं और जो वसा के सेल्स, फैट सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं। ऊतक से तात्पर्य है टिश्यू, मांसपेशियों से तात्पर्य है मसल्स, और वसीय यानी कि वसा से तात्पर्य है फैट। तो मसल्स और फैट का विकास किस तरीके से होता है इसको देखते हैं। तो शैशवावस्था में जो वसीय ऊतक है वो ज़्यादा होते हैं। छोटा बच्चा वो देखा है आपने, वो क्या होता है, हड्डियाँ उसकी हड्डियों से ज़्यादा वो थोड़ा गुदगुदा सा होता है, स्पॉन्जी सा होता है, तो उसमें वसा का जमाव ज़्यादा होता है और ये वसा उसके शरीर को ऊर्जा देने के लिए काम आता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वैसे वैसे ये वसा का जमाव है ये कम होने लगता है, और जो मांसपेशीय ऊतक हैं वो अपना स्थान लेने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं अपनी संख्या में। तो जहाँ शैशवावस्था में जो शिशु 1 साल तक का होता है तब वो वसा का जमाव ज़्यादा है, यानी कि वसीय ऊतकों की बहुलता है। वहीं बाल्यावस्था में ये जो वसीय ऊतक हैं ये इनमें तीव्र गति से वृद्धि होगी, और ये जो उत्तर बाल्यावस्था में है पेशीय ऊतक कम गति से होगी। मांसपेशियों का डेवलपमेंट कम होगा, फैट का डेवलपमेंट, फैट सेल्स का, वसा ऊतक का विकास तीव्र गति से होगा। लेकिन इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था में जैसे जैसे बालक बड़ा होगा वैसे वैसे उलट हो जाएगी क्रिया, यानी कि मांसपेशीय कोशिकाओं का विकास ज़्यादा होगा और वसीय ऊतकों का विकास कम होगा।
लड़कियों में देखें तो 12 से 15 वर्ष और लड़कों में 15 से 16 वर्ष में पेशीय ऊतकों में वृद्धि होती है। जब बालक बड़ा होता है, उत्तर बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में वयः संधि में लड़कियां 12 से 15 वर्ष में वो थोड़ी सी लंबी होती हैं, पतली होने लगती हैं और उनमें जो फैट वसा का जमाव होता है वो कम होने लगता है। एक्टिविटी लेवल भी बढ़ जाता है, सक्रियता बढ़ जाती है। तो जब वसा का जमाव कम होगा, मांसपेशियों का जमाव ज़्यादा हो रहा है, यानी कि मांसपेशियों का विकास ज़्यादा हो रहा है। दो प्रकार के भार होते हैं देखो शरीर में। एक तो होता है मांसपेशीय भार, यानी मसल वेट जिसे हम कहते हैं। ये मसल वेट क्या होता है? जितनी भी हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं, अब मांसपेशियां बिल्कुल उसी तरीके से हैं कि कोई मशीन को काम करने के लिए जो वायर्स होती है ना, मजबूत वायर्स हैं, लकड़ी के फ्रेम्स हैं, तो वो है। अगर वो वायर्स काम नहीं करेगी, उनका करंट काम नहीं करेगा, तो मशीन स्टार्ट नहीं होगी। उसी तरीके से शरीर में जो मस्कुलर सिस्टम है, मांसपेशी तंत्रिका है, उसमें जब तक बिल्कुल सिग्नल जाते हैं। उसी तरीके से आप चल रहे हैं, पैर में कांटा लगा तो क्या हुआ? आपने देखा भी नहीं, लेकिन तुरंत पैर में लग गया, आपने पैर उठा लिया। रिफ्लेक्स एक्शन होता है। शरीर ने मांसपेशियों के माध्यम से, मांसपेशी में वो एक चेतना हुई जो कि मस्तिष्क में पहुंच गई तुरंत। देखिए कितनी तीव्र गति से ये प्रक्रिया संपन्न होती है और वहाँ से फिर सिग्नल नीचे जाता है और आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिल चुका है, वो अपने आपके पैर को आदेश देता है कि पैर हटा लो। तो इस प्रकार से जब बड़े होने लगते हैं विकास में, तब ये मांसपेशीय भार बढ़ने लगता है। और दूसरा भार जो मैं आपको बता रही थी वो था फैट वेट, यानी कि वसा के जमाव का, जो एडिपोज टिश्यू का वसा का जमाव जिसमें होता है उसे एडिपोज टिश्यू या एडिपोज ऊतक कहते हैं। तो उसका जो वसा का भार भी महत्वपूर्ण है शरीर के लिए। एक स्वस्थ अनुपात में मांसपेशी और वसा भार दोनों ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। और ये वसा का जमाव शरीर कभी भी, जैसे कभी हम रखते हैं ना घर में, बैंक में कुछ पैसे हम रखते हैं जो कि कभी ये इमरजेंसी में यूज़ करेंगे। घर में कुछ चीज़ें होती हैं कि ये इमरजेंसी में यूज़ करेंगे। तो उसी तरीके से ऐसे जो वसा का जमाव शरीर में रहता है अलग अलग जगहों पे, वो एक इमरजेंसी के लिए शरीर का इंतज़ाम है कि इमरजेंसी आएगी तो हम इस वसा से ऊर्जा लेने का काम कर लेंगे। इमरजेंसी कैसी हो सकती है? उपवास हुआ, ज़्यादा शारीरिक गतिविधियाँ हो गई, ज़्यादा सक्रियता हो गई, या कई दिनों खाना नहीं मिल पाया। तो ऐसी स्थिति में शरीर की कार्य प्रणाली ठीक से चलती रहती है। तो ये दो तरीके के भार हो गए, एक तो ये वसा वाला भार हो गया, एक हो गया मांसपेशीय वाला भार। तो जब शिशु है तब वसा वाला भार अधिक है, और जैसे जैसे आगे विकसित हो रहा है किशोरावस्था में मांसपेशीय भार अधिक हो जाता है। पेशीय और वसीय ऊतक का जो अनुपात है वो उसके शारीरिक गठन पे निर्भर करता है। शारीरिक गठन हमने पढ़ा था एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मीसोमॉर्फ। तो कैसा गठन है उसी के हिसाब से पेशीय भार ज़्यादा होगा या कम होगा। फिर परिपक्वता पे पेशीय ऊतक जन्म से 5 गुना मोटे और वजन 40 गुना हो जाते हैं। तो जो जन्म के समय पेशीय भार होता है उसमें वयस्क होने पे 40 गुना वृद्धि हो जाती है। देखिए कितना चमत्कारिक रूप से ये वृद्धि होती है। 5 वर्ष तक पेशीय ऊतक का विकास शरीर के अनुपात में होता है और 5 से 6 वर्ष में पेशीय विकास में ग्रोथ स्पर्ट होता है। ग्रोथ स्पर्ट मैंने आपको बताया था कि तीव्रता से वजन बढ़ रहा है या लंबाई बढ़ रही है। विकास की दर में तीव्रता आ जाती है अचानक, इसी को ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। तो इसमें 75% जो वजन होता है वो वृद्धि पेशीय ऊतक के भार से ही होती है। तो मांसपेशियां डेवलप हो रही हैं, उस पेशीय ऊतक का भार ही 75% होता है। और अगर मांसपेशियां सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो उस व्यक्ति में शारीरिक बल भी ज़्यादा होगा। और वसीय ऊतक ये आनुवांशिक होते हैं। कितने फैट सेल्स होंगे किसी बच्चे में, ये हेरिडिटी ने डिसाइड कर दिया
उतने वसीय ऊतक उसके शरीर में निर्धारित हो जाएंगे। लेकिन प्रभावित क्या करता है इसको? वसा का जमाव कैसा रहेगा, वसा का शारीरिक भार में वसा का अनुपात कितना होगा, ये उस व्यक्ति की, बालक की भोजन संबंधी आदतों पर भी निर्भर करता है। ज़्यादा पौष्टिक भोजन नहीं कर रहा, या वो अधिक क्या कहें, प्रोसेस्ड फूड खा रहा है, बाहर की चीज़ें खा रहा है, बहुत तेल वाली चीज़ें खा रहा है, तो जो संतुलित आहार लेना चाहिए वो नहीं ले रहा, बहुत चीनी युक्त आहार ले रहा है। तो ये चीज़ें, ये इजी एनर्जी सोर्स होता है। इजी एनर्जी सोर्स है तो शरीर को तुरंत एनर्जी मिल जाती है, और वो एनर्जी अगर उपयोग हो जाती है तब तो वसा का जमाव नहीं होगा, और अगर उपयोग नहीं होती तो उस स्थिति में शरीर में वसा का जमाव होता रहेगा। और वसीय ऊतक विकास के जो महत्वपूर्ण काल है, गर्भकालीन अंतिम 3 माह, जन्म के पश्चात 2 से 3 वर्ष और 11 से 13 वर्ष। इस अवस्था में वसायुक्त भोजन में से तेजी से वृद्धि होती है। तो फैट बहुत ज़्यादा वसायुक्त भोजन लेंगे तो वसीय ऊतक के विकास भी तीव्रता से होगी। बाकी इस पे लिंग, सामाजिक आर्थिक स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि लड़कियां जल्दी वेट गेन करती हैं, और अगर सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर अच्छा है तो क्या होगा, अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा भोजन, अच्छा पोषण मिलता है। फिर क्या आदत होती है भोजन की, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप बहुत ज़्यादा वसा का अगर उपभोग कर रहे हैं तो शरीर, उसकी वजह से जो वसीय भार है, वसीय ऊतकों का भार है शरीर में, वो ज़्यादा हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है दांत। दांत यानी कि टीथ 2 प्रकार के होंगे। एक तो मिल्क टीथ होता है, एक जिसे अस्थाई दांत कहेंगे, और दूसरे होते हैं हमारे स्थायी दांत। तो गर्भकाल से जो 3 से 4 महीने में ही शुरू हो जाते हैं। कई बार आपने, कई शिशु जो जन्म लेते हैं उनमें भी दांत, मिल्क टीथ या वो जन्म के दांत आ जाते हैं। और लेकिन इनका जो पूर्ण निर्माण होता है ये 21 से 25 वर्ष तक की अवस्था में होते हैं। तो 2 प्रकार के हमने बताया कि एक तो अस्थाई है जिसे सामान्य तौर पे मिल्क टीथ या दूध के दांत कहते हैं, और दूसरा होता है स्थायी दांत। जो अस्थाई दांत है वो 6 से 8 माह में बच्चे के निकलने शुरू हो जाते हैं, और 9 माह तक करीब 3 दांत उसके आ जाते हैं, और 2.5 से 3 साल का जब वो होता है तो 20 दांत जो मिल्क टीथ हैं, दूध के दांत हैं, वो उसके आ जाते हैं, निकल जाते हैं। और ये जो दांत निकलने का क्रम है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो इंसिसर्स होते हैं, कंतक दांत जो होते हैं, आगे की तरफ काटने वाले दांत जो होते हैं, वो सामने, मध्य के 2 दांत, और फिर चबाने वाले जो दांत होते हैं लास्ट में, वो आने लगते हैं। स्थायी दांत जो होते हैं, चित्र में आप देख रहे हैं दोनों में अंतर। जो अस्थाई दांत हैं और स्थायी दांत हैं, बच्चों के दांत आगे के पहले आ रहे हैं, फिर साइड के आते हैं। अस्थाई दांतों के निकलने से के पश्चात मसूड़ों में स्थायी दांतों का निर्माण चलता रहता है, और 6 वर्ष पर 1-2 स्थायी दांत आते हैं। तो मिल्क टीथ हटता है और परमानेंट टीथ जो स्थायी दांत है वो आता है। और 10 वर्ष का होने पे 14 से 16 दांत आ जाते हैं जो परमानेंट टीथ होते हैं। 13 वर्ष का बच्चा होता है तो वो 27 से 28 परमानेंट टीथ आते हैं, और जब 17 से 25 वर्ष की उम्र वो प्राप्त करता है तो जो विजडम टूथ बोलते हैं, जिसे अक्ल दाढ़ बोलते हैं, तो वो 4 और आ जाते हैं। दांतों के विकास का मनोवैज्ञानिक बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किसी भी बालक के संवेगात्मक स्थिति के ऊपर भी वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जब दांत निकलते हैं, दूध के दांत जब निकलते हैं तो उस टाइम बालक काफ़ी कठिनाई महसूस करता है, खाना नहीं खा पाता, सो नहीं पाता, दर्द से पीड़ित रहता है। तो इस प्रकार से बाद में वो मैच्योर होते हैं तब भी थोड़ा सा कष्टप्रद रहते हैं। तो दांत कैसे दिख रहे हैं ये उसके आत्मविश्वास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर किसी प्रकार की विकृति है, या दांत स्वस्थ नहीं है, बनावट ठीक नहीं है, या दिखने में अच्छे नहीं हैं, तो वो ठीक से वो बालक उतने आत्मविश्वास से अपनी बात नहीं कह पाता, महसूस नहीं कर पाता।
दांतों की बनावट हमारी भाषा के ऊपर भी प्रभाव डालती है, क्योंकि हम बोलने के लिए दांत, जीभ, शरीर के इन अंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब जीभ दांतों से टकराती है, उसको उपयोग करते हुए स्वर हमारे निकलते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं दांत किसी भी व्यक्ति के, बालक के विकास की स्थिति में। तो आज अस्थियों और दांतों के ये जो विकास का क्रम था, ये हमने जाना समझा। आशा करती हूँ कि इससे आपको ये सभी शारीरिक विकास के जितने भी बिंदु हैं, आयाम हैं, वह स्पष्ट हो गए होंगे। धन्यवाद।